हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर का, सेकंड यूनिट का, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सब कुछ देखेंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। इस चैनल पे आपको बीएससी से रिलेटेड सभी मटेरियल मिलेगा। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जितने भी हैं आपके, जब तक आप पढ़ते रहोगे सेमेस्टर चलते रहेंगे, सब कुछ आपको मटेरियल मिलता रहेगा। तो पहले आपको हम थोड़ा सा मटेरियल दिखा देते हैं। अच्छी अच्छी स्लाइडें आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। बढ़िया बढ़िया इसमें स्ट्रक्चर वगैरह है, सब कुछ स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे और मस्त समझाएंगे, सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम सेकंड यूनिट जो है हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसको पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल पे, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। यहाँ जितनी भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो भी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और सभी रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। केमिस्ट्री के लिए बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम से चैनल है, उस पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस मिलती हैं। और जूलॉजी वाले वैसे भी फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे भाई, लेकिन जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की आपको यहाँ से मिलेंगी क्लासें विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करेंगे हम साथ साथ, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड यूनिट का पार्ट है। यूनिट सेकंड जो है हमारी, यूनिट 2, उसका नेम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड, मतलब कोशिका अंगकों की संरचना और कार्य, नंबर 2। तो फर्स्ट यूनिट हम कवर कर चुके हैं, उसका एक मैराथन क्लास भी हुआ है, फुटकर भी क्लासें पड़ी हुई हैं एक एक टॉपिक पे। आप लोग सर्च करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से हम समझते हैं। जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सीधा उठ के आएगा, ठीक। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन, मतलब केमिकल कंपोजिशन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको सर्वप्रथम सन 1892 में फ्लेमिंग ने देखा था, ठीक। तथा बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है कि सी बेंडा जो थे साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम था सी बेंडा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक। इससे पहले देखा सबसे पहले फ्लेमिंग ने था सन 1892 में, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये क्या है। इन्होंने स्ट्रक्चर एक देखा था और इसका नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सी बेंडा ने दिया था। इनको प्रायः कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा बनाने के काम आते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या काम है इनका? एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक। एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, इस तरह से होता है ना, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसी तरह से एक इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से फोल्डिंग आ जाती है। क्या होती हैं? इस तरह से फोल्डिंग होती है उसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, बीच में मैट्रिक्स होता है यहाँ पे, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो कोशिका अंगक होता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब झिल्ली आबद्ध, झिल्लीबद्ध संरचना होती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त सबसे बड़े कोशिका अंग है। सेल जो होती है हमारी कोशिका, कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक होते हैं उनमें ये बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। बाकी राइबोसोम, पैराक्सीसोम ये सब छोटे होते हैं। अगला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स which are named as outer and inner membrane. Each membrane is 60 एंगस्ट्रॉम in thickness। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो है दोहरी परत की होती है, जिसमें एक बाह्य झिल्ली एक आंतरिक झिल्ली होती है। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है। किस तरह से? जैसे कि मान लीजिए ये कुछ आपकी माइटोकॉन्ड्रिया थी, ठीक है।
इस तरह से आधी माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है। तो इसकी जो मोटाई होगी ना इस झिल्ली की जो ये मोटाई है ये लगभग 60 एंगस्ट्राम होती है, ठीक, 60 एंगस्ट्राम। इसी तरह से जो अंदर वाली है इसकी भी मोटाई होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्थान है, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ऑफ 60 to 80 एंगस्ट्राम। मतलब अब देखो, कंप्लीट अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर मेम्ब्रेन से लेके इनर मेम्ब्रेन तक टोटल मोटाई कितनी होती है, तो कितनी होगी? 60 एंगस्ट्राम की तुम्हारी हो गई आउटर वाली, प्लस 60 एंगस्ट्राम इनर मेम्ब्रेन, प्लस 60 से 80, मान लो आप 70 जोड़ लो, बीच में स्पेस है। तो ये जो टोटल मोटाई हुई आउटर मेम्ब्रेन से लेके इनर तक, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच का स्पेस, तीनों चीजें आ गई। तो ये 7 6 13, 13 और 6 19, मतलब 190 एंगस्ट्राम लगभग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, अभी स्ट्रक्चर भी इसका डिटेल में देखेंगे और जहां जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइजेस व्हिच आर कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। जो अभी मैंने बनाया था अंदर की ओर, देखो यहाँ पे देखो क्रिस्टी, ये क्रिस्टी आपको दिख रहे होंगे, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो है ना, ये वाला ये क्रिस्टी है, जहाँ जहाँ पे मैंने टिक लगाया है ये क्रिस्टी है। और ये जो लगे हुए हैं ना क्रिस्टी के बीच में, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हैं ऑक्सीसोम्स। क्या होते हैं ये? ऑक्सीसोम। ये क्रिस्टी पे लगे होते हैं। मान लो थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया था, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो फोल्ड कर जाती है इस तरह से, और उसमें ये जो फोल्डिंग होती है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। किसको? ये जो है ना, ये फोल्ड कर गई अंदर, इसको बोलते हैं क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी, ठीक है। इसके ऊपर ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ऑक्सीसोम लगे होते हैं। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और ज़्यादा आपको अच्छे से सही समझ में आएगा। ये इस तरह से इस पे ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं, ऐसे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी पढ़ना है हमारे सिलेबस में। तो इस तरह से बहुत सारे इस पे ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं। इन ऑक्सीसोम में 2 पार्ट होते हैं। ये पूरा ऑक्सीसोम की अगर संरचना बनाई जाए तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। एक इसमें हेड होता है और इस तरीके से इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं F0, और ये है F0 और ये F1 पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पार्टिकल, ठीक। ये आपको याद रखना है, ऑक्सीसोम कण होते हैं। तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें फोल्डिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? फोल्डिंग। और मुड़ के क्या बनाते हैं वो? क्रिस्टी फॉर्म करते हैं। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जेल लाइक मैट्रिक्स इज फिल्ड, मतलब आंतरिक झिल्ली से अंगुली के समान उभार निकलते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ये जो बीच में भरा हुआ पदार्थ है ना, आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है, मैट्रिक्स, ठीक। तो ये द्रव्य भरा होता है इसमें, द्रव पदार्थ, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन्स। अब ये यहाँ से कंसंट्रेशन, जो इसका कंपोजिशन है ना, संगठन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन्स, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, सोल्यूबल प्रोटीन्स। इसके अलावा और क्या होगा इसमें? लिपिड होंगे, मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+। इन मैट्रिक्स 70s राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA molecules are present, all the enzyme of Krebs cycle are present in मैट्रिक्स। मतलब ये जो पार्ट मैंने बताया है ना, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स में घुलनशील प्रोटीन होते हैं,
लिपिड होता है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन होते हैं। मैट्रिक्स में 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है और क्रेब्स चक्र के जितने भी एंजाइम हैं इंपॉर्टेंट वो सब इसी में पाए जाते हैं। सिर्फ एक क्रेब्स चक्र में यूज होने वाला एंजाइम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन साइकिल होती है ना, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके भी इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑक्सीसोम की। वही जो पार्टिकल मैंने बनाया था इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है, ऊपर एक हेड होता है। तो ऑक्सीसोम और यफोन पार्टिकल्स, दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ क्रिस्टी। मतलब जो क्रिस्टी होती है, अगर ये क्रिस्टी इस तरह से बनाई जाए तो इसके ऊपर आउटर सरफेस पे इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक, इस तरह से, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। दीज पार्टिकल्स वेयर डिस्कवर्ड बाई फर्नांडिस मोरन, इसीलिए इसको F1 पार्टिकल बोला जाता है, ठीक। इन 1931 सो दीज आर आल्सो कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। इनको जो है ऑक्सीसोम को F0 F1 पार्टिकल भी बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन ऑक्सीसोम्स, ठीक है, ऑक्सीसोम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑक्सीसोम अथवा F1 कण ये सूक्ष्म कण होते हैं जो क्रिस्टी की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। इन कणों की खोज सन 1963 में फर्नांडिस मोरान ने की, अतः इनको यफोन कण भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया ऑक्सीसोम में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों पार्ट 17वां नंबर और 18 नंबर के जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? पहली बात आपको याद रखना है कि सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है वो 70 इस प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन आपसे F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम पे पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब अंतरा कोशिकीय श्वसन में हेल्प करते हैं। इन दिस रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टेक्स प्लेस बाय व्हिच एनर्जी एंड CO2 इज प्रोड्यूसेस। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब मुख्य कार्य तो यही है भाई, ATP का प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक। देखो जो हम लोग खाते पीते हैं उससे क्या बनता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, यही सब तो खाते हैं जो हम पदार्थ, उनमें यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको सबसे पहले डाइजेशन, पाचन के थ्रू, मतलब डाइजेशन होता है पेट में, तो ये पचाया जाता है। उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम जो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके माध्यम से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके माध्यम से बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुंचाया जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज में टूट गया है जो भोजन, वो सब सेल्स में जाता है। सेल के अंदर उसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन, जिसके थ्रू उस ग्लूकोज से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनाई जाती है। उस ऊर्जा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और उस प्रोसेस के दौरान CO2 रिलीज होती है, तो ये CO2 को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, फॉर प्रोड्यूसिंग ATP माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पूछा जाता है क्यों पावर हाउस कहते हैं इसको, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा वहाँ ATP प्रोडक्शन के कारण, ठीक। क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, तो याद रखना है, योल्क इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग, दिस योल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्रिस्टी। मतलब जो आप अंडा देखते हो ना, अंडा के अंदर जो योल्क होता है, ठीक, अंडे का पीतक, ये अंडे का मुख्य भाग है, बीच वाला। तो ये कैसे बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो अंडे में भी सेल्स होती है ना, सेल कोशिकाएं, तो उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है वही टूट कर बिखर जाती है, उससे बनता है अंडे का पीतक बीच वाला जो आप खाते हो। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया हैज 0.5% DNA, सो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 0.5% DNA पाया जाता है। 0.5% कहने का मतलब हमारे बॉडी में जितना भी DNA है उसका 0.5%। आपको पता है ना, ये है हमारी सेल, इसमें होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है इस तरह से, बीच बीच में इसकी झिल्ली में छिद्र होते हैं इस तरह से। तो केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस,
इसमें क्रोमोसोम होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं क्रोमोसोम, इसके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए होता है। तो ये तो डीएनए है ही, मुख्य डीएनए तो यही है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। तो ये बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए जो 99.5% जो हमारा डीएनए है वो तो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में, लेकिन 0.5% जो हमारा डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो लगभग 0.5% माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी जो सूचनाएं होती हैं एक से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। सिंस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझ लो अच्छे तरीके से। पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब देखो, ये एक होती है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो केंद्रक के अंदर उपस्थित डीएनए से होती। अब इनहेरिटेंस जो है वंशागति है, ये किसके माध्यम से होती? डीएनए के माध्यम से। जीन जो उस पर उपस्थित है वही सूचना ले जाते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है कोशिका का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके द्वारा भी 0.5% हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं आप इनहेरिटेंस वर्ड देख के डीएनए मत टिक कर देना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अगर हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हो सीधे, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बचने वाली बात है क्वेश्चन में, मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको बचना है, वरना गलत कर दोगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ देखो आ गए फिर से वहीं पे। तो यहाँ हम बताए थे आपको कि सर्वप्रथम 1892 में फ्लेमिंग ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पावर हाउस कहते हैं इसको हम कोशिका का। ये छोटी कणिकाओं या शलाकाओं के रूप में जूते के समान दिखाई देती है। इनका आकार 0.25 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोन कहने का मतलब माइक्रोमीटर, म्यू तथा इनकी संख्या लगभग 500 से 2000 तक हो सकती है। अब देखो 500 से 2000 जो कोशिकाएं, जैसे कि जो व्यक्ति रेस रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़िया होता है, सेलुलर फंक्शन अच्छे होते हैं, तो इसलिए उसकी जो सेल्स होंगी उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो जो सेल एक्टिवली सक्रिय रूप से कोशिकीय श्वसन करती है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया की भित्ति लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया अभी हम बनाए थे, छोटी से बना देते हैं एक और यहाँ पे, इस तरह से ये जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो ये झिल्लियाँ हैं, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, जिस तरह से कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ भी बात कर लेते हैं हिंदी में। चीज़ें ये तो वही लिखी हुई हैं, जो बाहरी झिल्ली होती है, एक झिल्लियाँ लिखी हुई है ना, झिल्लियाँ में एक बाहरी झिल्ली एक भीतरी झिल्ली है। देखो 60 से 80 एंगस्ट्राम बीच में बचा हुआ भाग होता है, वो सारी चीज़ें हैं। अब चेम्बर की बात करते हैं तो यहाँ भी वही बात लिखी हुई है कि कक्ष जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, झिल्लियों की तरह कक्ष भी दो प्रकार के होते हैं, बाहरी कक्ष और भीतरी कक्ष। किस तरह से बाहरी कक्ष और भीतरी कक्ष, मतलब समझ पाए? यहाँ पे देखो थोड़ा और बड़ी हम माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ठीक, ये देखो बन गई हमारे एक अच्छी सी माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें देखो ये है बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में जो भाग है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं पेरी माइटोचोंड्रियल, चोंड्रियल बोलो या कॉन्ड्रियल, कॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, और एक स्पेस ये वाला है, देखो ये कि ये बीच था जो आउटर और इनर
मेम्ब्रेन के बीच वाला बचा हुआ कक्ष था। दूसरा कक्ष एक अंदर है, ठीक, बिल्कुल अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो ये नेमिंग आपको आनी चाहिए। तो दो कक्ष हो गए, एक होगा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और सेकंड जो अंदर मैट्रिक्स होता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कक्ष दो ठो होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स होता है, और ये क्या होता है, एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ आ गए, ठीक, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आउटर मेम्ब्रेन एक दिखाई गई है यहाँ पे, और एक अंदर ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ठीक। ये क्रिस्टी हैं, देखो इनको नेमिंग किया गया है, इस तरह से क्रिस्टी होती हैं, और इस पे लगे हुए ये ऑक्सीसोम्स हैं। ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, देखो ये जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, ये याद रखो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल बोलो स्पेस, या फिर आप बोलो इंटर मेम्ब्रेनल, मतलब अंतर झिल्लिका स्थान या अंतर झिल्लिका अवकाश। बीच में जो पार्ट है आपका बचा हुआ, ये जहाँ पे मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ आपको, बूंदिया रख रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ठीक। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है ये बताए थे आपको। मैट्रिक्स यह जेल के समान दिखाई देने वाला पदार्थ है, या एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है, मतलब इसमें प्रोटीन भरी होती है, लिपिड होता है, Mg++ अभी बताए थे ना, सब याद करते रहो भाई, Mg2+, Ca2+, कैल्शियम आयन, लिपिड था, और क्या था, प्रोटीन्स थे, और क्रेब्स साइकिल में यूज होने वाले इंजाइम्स, ठीक। तो इतना ये मटेरियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम, और डबल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ये इतना मटेरियल पाया जाता है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना हुआ है डायग्राम, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, इसको दिखाया गया है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो बड़ी बड़ी बनी हुई है, ठीक। ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाद में इनर चेम्बर दिखाया गया है। अब इसमें इनर चेम्बर दिखाया गया वही, ये जो इनके बीच में है, क्रिस्टी के बीच में, ये एक क्रिस्टी दिखाई गई है, ये क्या है, पूरी एक क्रिस्टी है इस तरह से, ठीक है। एक डिब्बा समझ सकते हो, इस तरह से डिब्बा रखा हुआ है, फिर एक ये इस तरह से डिब्बा रखा हुआ है, और इसमें ये ऑक्सीसोम्स लगे हैं, देखो F1 पार्टिकल लिखा है ना, F1 पार्टिकल, तो ये आपको इस तरह से लगे हुए दिखते हैं। देखो 3D में, देखो ये स्ट्रक्चर 3D में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये पूरी क्रिस्टी है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से घूमी होगी, ठीक। ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऐसे बनाई जाए तो ये आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से पूरी सरफेस पे चिपके होते हैं, जितनी सतह होती है ना क्रिस्टी की, हर जगह ऑक्सीसोम्स पार्टिकल चिपके होते हैं। क्यों चिपके होते हैं, अब देखो ये जो फोल्डिंग आई है ना, इसमें जो क्रिस्टी बन रही है, क्रिस्टी का फायदा क्या है, क्रिस्टी बनने का क्या मतलब, क्रिस्टी से क्या फायदा है भाई, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड हो गई, तो इसके फोल्ड होने से फायदा हमारा क्या होगा, क्या फायदा होगा, इससे देखो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। मान लो आप, जैसे कि कोई चीज सीधी है तो इतनी ही है, अब दूरी तो इतनी तय कर लिया, लेकिन है कितना, जितना भी हो। अभी देखो यहाँ पे, अब इसी चीज को हम इस तरीके से की, अगर इस धागे को खोल दिया जाए तो कितनी दूरी लेगा, कम से कम इतनी दूरी लेगा, ठीक। और उसको कंडेंस करके आप इतनी ही दूरी में रख दिए, समझ रहे हो।
तो इसलिए फोल्डिंग की जाती है ताकि जो सरफेस एरिया है, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीसोम का नंबर बढ़ जाता है। अब इतनी दूर में कितने ऑक्सीसोम लगे होते, इतने लगे होते केवल, ठीक है। इस तरह से 4-5 ऑक्सीसोम आते हैं। अब यहाँ पे आप एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे भैया बहुत लगाते हुए चले जाओगे ऑक्सीसोम, समझ रहे हो। तो ये कितना बड़ा फायदा आपका हो रहा है ना, सरफेस एरिया बढ़ा देने से। इस तरह से आपका ये फायदा हो जाता है, इसीलिए इसमें फोल्डिंग आती है। क्यों, और ऑक्सीसोम के नंबर बढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था, पीछे मैंने बताया था कि जो क्रेब साइकिल वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसमें ऑक्सीसोम हेल्प करते हैं एटीपी प्रोडक्शन में। ये जो है एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये फोन क्या करते हैं, फोन कण मैंने आपको बता दिया। ये क्या करते हैं, कण एटीपी संश्लेषण के पुंज हैं जो कि ऑक्सीकरण और फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं, ठीक। अब हम अगले पेज की बात करते हैं। ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है भैया, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे ये वही बना हुआ है डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे कुछ इसका संगठन लिखा हुआ है, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। प्रोटीन कितना होता है, लगभग 70% होता है। लिपिड की मात्रा 25 से 30% होती है। मैट्रिक्स कुछ अल्प मात्रा में होता है। एंजाइम्स अल्प मात्रा में मैट्रिक्स में होते हैं, वो भी क्रेब्स साइकिल में यूज होने वाले, क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र में यूज होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए इसका खुद का होता है ना। बाकी जो कोशिका अंगक है, जैसे कि इसमें राइबोसोम भी होते हैं आपके। ये है सेल, पूरी सेल है, क्या है, सेल। यहाँ पे एक आपका एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो, ठीक है। इसमें बहुत सारे राइबोसोम हैं, को इसमें और क्या होगा, पैराक्सीसोम होंगे, इसमें गोल्जी बॉडी होंगे, गोल्जी काय होते हैं, ठीक, गाल्जी काय होते हैं इस तरह से। और इसमें न्यूक्लियस होगा आपका। इसके अलावा आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, क्या होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। इस तरह से कई सारे लगे हुए, उस पर राइबोसोम भी चिपके हो सकते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक खुरदुरी अंतःपदपी जालिका बन जाएगी। कई सारे पार्ट होते हैं इसमें, न्यूक्लियोलस भी होगा, केंद्रिका, केंद्रिका होती है ना। तो इन सब में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है इसको छोड़ के बाकी जितने ये अंग है ना, राइबोसोम, ऑक्सीसोम, पैराक्सीसोम, ये सब, इनमें खुद का डीएनए आरएनए नहीं होता है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसमें डीएनए और आरएनए खुद का होता है। इसके अलावा अगर प्लांट सेल हुई, कौन सी, प्लांट सेल, तो उसमें क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो उस क्लोरोप्लास्ट में उसका खुद का डीएनए और आरएनए और 70 इस प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भैया, याद कर लेना है। तो इसमें जो है डीएनए और आरएनए इसका खुद का मटेरियल अल्प मात्रा में होता है। श्वसनीय एंजाइम भी कुछ थोड़े बहुत इसमें पड़े होते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की। हेडिंग लगाएंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट है पावर हाउस के रूप में, जो कि मैंने बता दिया है आपको, एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। सेकंड, उपापचय क्रिया में, इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ वसा उपापचय, जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये फैट का ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। थर्ड, इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया में स्राव प्रक्रिया भी संबंधित रूप से चलती रहती है। इनमें एंजाइम संश्लेषित होते हैं जो संलयी और संश्लेषी क्रिया का नियमन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, मतलब ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, जिसमें विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा ये उपयोग में लाई जाती है। जो एटीपी इसमें बनेगी वही कोशिका के ऊर्जा में काम, जो ऊर्जा की जरूरत होगी कोशिका को, सेल को, वो काम में आएगा।
ऊर्जा उत्पादन के समय होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का सामूहिक अध्ययन उपापचय पथ या श्वसन चक्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। ठीक, इंग्लिश में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, तो ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण बोलो या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जितना मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी ये टेलीग्राम पे आपको सारा मटेरियल दे दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ से बढ़िया से तैयार कर सकते हो। बाकी सभी क्वेश्चन आपको याद करना है, जितने मैंने बताए हैं इम्पोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो बहुत दिनों से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता था, आज मौका मिल गया है तो बोल दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और एक बार फिर से आप सबसे निवेदन है, आप लोग सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी क्या कर देना, प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन क्लास का तुरंत मिल जाए। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, रात के 12 बजने वाले हैं। हम आपका लेक्चर शूट कर रहे थे, तो अभी एक और लेक्चर भी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बनाना है, जो आपके बड़े भाई हैं उनके लिए, भाइयों बहनों के लिए। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। तो क्लास को कर देते हैं बंद और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।